हेलो विद्यार्थियों, आपका अपने इसी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं क्लास की गणित एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित, जिसमें हम लोगों ने 3 या 4 वीडियो में जो है नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है और उसमें से एक प्रश्नावली भी सॉल्व कर लिया 1.1। आज हम लोग है प्रश्नावली 1.2, 1.3 और 1.4 यानी आज नंबर सिस्टम के जितने भी प्रश्नावली हैं एक ही वीडियो में फिनिश करने वाले हैं। तो आइए बिना विलंब देर के हम लोग शुरू करते हैं अपना प्रश्नावली 1.2। तो प्रश्नावली 1.2 में जो दिया है पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी नीचे जो ये 3 कथन दिए गए हैं यह सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ आपको अपने कथन मतलब अपने उत्तर को देना है। तो पहला देखते हैं कथन क्या है। कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इस कथन को समझने के लिए सबसे पहले हमें वास्तविक संख्या जानना है। पिछले वीडियो में हमने वास्तविक संख्या के विषय में जिक्र किया है और यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ वास्तविक संख्या क्या होती है। तो आपने पढ़ा पीछे कि जितने भी परिमेय संख्या होती हैं, जितने भी आपने परिमेय संख्या पढ़ा, परिमेय संख्या पे आपने देखा कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सब परिमेय संख्याएँ होती हैं। और जितने भी आपने अपरिमेय संख्याएँ पढ़ा, अपरिमेय संख्याएँ, तो ये अपरिमेय संख्या तो ये दोनों परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो अब प्रश्नों का जवाब आपके पास हो गया होगा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो कह सकते हैं कि जब आपकी अपरिमेय सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या के अंतर्गत रखी जाती हैं तो यह कथन क्या होगा, सत्य होगा। यह कथन क्या होगा, सत्य होगा। तो आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या। तो दूसरा जो कथन है अपना विद्यार्थियों वह है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कड़ी में यम के रूप का होता है, कड़ी में यम का रूप का होता है। और यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्टर्ब हुआ है, कड़ी यम के रूप का होता है जहाँ जो यम है, यम एक प्राकृत संख्या है। एक क्या है, प्राकृत संख्या है। तो आप देख सकते हो यह कथन आपको बिल्कुल असत्य दिखाई दे रहा होगा। कारण क्या है कि यह कह रहा कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या अपना तो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 अनंत तक जाती है। लेकिन यह बीच में 0 के बाद भी हमारी कुछ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और ये ऋणात्मक संख्याएं किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक जाती है। तो इसलिए यह कथन क्या होगा, अपना असत्य होगा, क्योंकि हमारी ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल कभी अंडर रूट यम के रूप का नहीं होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या हो। जब प्राकृतिक संख्या की बात कर दिया यम को, तो प्राकृतिक संख्या इस साइड में 1 से लेकर अनंत तक होती हैं और यहाँ 0 से नीचे की जो संख्याएं होती हैं इनके वर्गमूल की बात नहीं कहा गया है। तो संख्या रेखा पर तो सारी संख्या एक साथ आती हैं। जैसे वास्तविक संख्या रेखा को अगर हम बनाएं तो आप देखेंगे यहाँ 0 हो जाएगा और उधर 1 2 3 4 डॉट डॉट तक अनंत, यहाँ -1 -2 -3 -4 और ये अनंत तक। तो ये रियल नंबर्स लाइन है, नहीं वास्तविक संख्या रेखा है। और वास्तविक संख्या रेखा पर आपकी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, साथ में पूर्णांक, सारी की सारी संख्याएं, और उतना ही नहीं साथ में आपके परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं भी इसी संख्या रेखा पर उपस्थित होती हैं। जबकि ये सवाल कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या हो। तो प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा था 1 से लेकर अनंत तक के जाएंगे और ये संख्या आपकी क्या हो रही है, छूट रही है। इसलिए हमारा दूसरा कथन क्या हो गया, असत्य होगा। तीसरा कथन की ओर चढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा कथन क्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या शामिल होती हैं। इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, वह परिमेय भी होगी। इसलिए यह कथन असत्य है। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, उसके विषय में समझते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन अपना प्रश्नावली 1.2 कहा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो धनात्मक पूर्णांक पे आप देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह से आप अनंत तक जा सकते हैं। तो यह धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है। कह रहा क्या सभी धनात्मक, जितने भी धनात्मक ये आपको पूर्णांक दिख रहे हैं ये सभी के सभी क्या
इनका वर्गमूल अपरिमेय होता है। तो देखते हैं, कड़ी में 2 अपरिमेय हो जाएगा, कड़ी में 3 अपरिमेय हो जाएगा, लेकिन कड़ी में 4 जैसे ही आप लिखेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है, जो कि एक क्या है, परिमेय संख्या है। ऐसे ही आप √9 को ले लीजिए, यहाँ √9 को ले लीजिए तो √9 का वर्गमूल होता है 3, जो कि एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह कथन असत्य है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, क्योंकि सभी के नहीं हो सकते हैं, कुछ के हो सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो √2, √3, √5, √6, √7, √8 हो सकता है, √10 हो सकता है, आपका √11 हो सकता है, लेकिन √12, यही √16 की बात करेंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 4, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए यह कथन हमारा असत्य है, यह सत्य नहीं है। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो विद्यार्थियों, प्रश्नावली 1.2 का ये लास्ट क्वेश्चन तीसरा है कि कड़ी में 5 को संख्या रेखा पर दिखाइए। तो कड़ी में 5 को संख्या रेखा पर दिखाने के लिए हम पिछले वीडियो हमारा ज़रूर देखिएगा, चूँकि इसमें हमने अपरिमेय और परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सिखा रखा है। तो फिर भी मैं इसे आपको करके दिखा देता हूँ कि आपको 2 ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनका वर्ग करने पर हमें 5 मिल जाए। जैसे 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग करेंगे तो आप देखेंगे 2 दूनी 4 और 1 5 के बराबर हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, पहले 2 सेंटीमीटर तो बहुत छोटी दूरी होगी, इसलिए आप एक 2 इंच की एक चाप लगाएंगे, प्रकार में दूरी लेकर के यहाँ से एक रेखा खींचेंगे पहले और एक चाप लगाएंगे 2 की, और इस पर फिर क्या करेंगे, एक लंब ऐसे उठा देंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं आप 1 है, तो यहाँ पर प्रकार में 1 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के यहाँ एक चाप लगाएंगे और इस वाले को लाइन को मिला देंगे। अब मिलाने के बाद ये हो गया आपका 2 का वर्ग और ये हो गया आपका 1 का वर्ग। अभी आप जानते हो कि ये कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। यानी कर्ण का वर्ग बराबर, अगर आप देखोगे कर्ण का वर्ग करोगे तो लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग करोगे तो ये 4 धन 1 यानी कुल 5, और कर्ण का वर्ग हो गया 5। तो कर्ण पर से जैसे ही आप और घटाओगे रूट के अंदर 5, तो ये वाला हो गया मान अपना √5 के अंदर कर। अब हमको करना क्या है कि ये हमने आपको समझाया कि क्यों मैंने ऐसा किया। तो अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी प्रकार में मापेंगे और मापने के बाद इसको धीरे 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 ऐसे ले आकर के यहाँ संख्या रेखा पर दिखा देंगे, और ये वाला जहाँ स्थान ये गिर रहा है वही हो गया √5 का आपका संख्या रेखा पर प्रदर्शन। तो इस तरह से हमने प्रश्नावली 1.2 को खत्म कर लिया है। अब हम लोग जो है प्रश्नावली 1.3 की ओर बढ़ रहे हैं। तो आइए अब हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को। तो विद्यार्थियों, थोड़ी देर के लिए लाइट चलेगी और फिर भी हम वैकल्पिक लाइट के सहारे हम लोग तब तक क्लास को जारी रखेंगे और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना प्रश्नावली 1.3 में पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि लिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और साथ में आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा दशमलव प्रसार शांत है और कौन सा अशांत है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको परिमेय और जो परिमेय संख्या हैं उनके जो है दशमलव प्रसार और उनको फिर से P/Q के रूप में लिखना सिखा चुका हूँ। तो दशमलव प्रसार 2 तरह का हमारी परिमेय संख्याओं का होता है, एक शांत और एक अशांत दशमलव। तो आइए चेक करते हैं कि कौन सा शांत है कौन सा अशांत है। उसके लिए अब सीधी सीधी बात देख लो, यदि किसी भी जो भिन्न होगा उसके P/Q यदि Q के यानी हर में 2 पर n के या 5 के n के या कह सकते हो 2 पर n × 5 के n के रूप का अगर गुणज हैं तो सारी की सारी दशमलव हमारी क्या होंगी, शांत दशमलव होती हैं। यानी यदि हर में 2 पर कितना भी पावर हो, 5 पर कितना भी पावर हो, यहाँ 2 पर कितना भी पावर हो, 5 पर कितना भी पावर हो, और ये गुणों के रूप में यदि भिन्न के हर में हैं यानी परिमेय संख्या के यदि हर में हैं तो वह हमारी परिमेय संख्या का जो दशमलव रूपांतरण होता है वह बाबू शांत होता है। वह बाबू क्या होता है, आपका शांत होता है। आइए देखते हैं। तो अब हमारा क्या है, हम क्या करेंगे, ऐसे 36 को ऊपर रखेंगे और हर से 100 से भाग लगाएंगे। आपको पता है कि यह आपका छोटा है और ये बड़ा है, मतलब आपका भाजक बड़ा है और भाज्य छोटा है। तो इस दशा में हमें क्या करना होता है, दशमलव लगा करके 0 बढ़ाना होता है। इस दशमलव के वजह से एक 0 जितनी बार चाहो आप बढ़ा सकते हो, लेकिन एक बार में एक ही 0 बढ़ा सकते हो, एक से अधिक नहीं। अब 100 × 300 आपका ये हो गया 0, यहाँ बच गया 6, फिर एक 0 बढ़ा सकते हो, 100 × 600
और ये हो गया आपका कैंसिल। यानी आपका जो 36/100 है, जो 36/100 है, इसका जो दशमलव प्रसार हो गया वो 0.36, जो कि पूर्ण रूप से डिवाइड हो गया, पूर्ण रूप से विभाजित हो गया, इसलिए यह कैसा दशमलव होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। आइए अब 11/11 को चेक करते हैं। तो क्या करना, एक में हमें 11 से भाग लगानी है। तो यहाँ देख रहे हैं फिर वही काम करना होगा, यानी दशमलव लगा के 1 जीरो बढ़ाएंगे, तब भी देख रहे हैं कि यह जो है अभी छोटा है, तो इसलिए 1 जीरो और बढ़ाना है, तो 1 जीरो यहाँ पर भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। अभी 11 9 99, फिर आप देख सकते हैं बच गया आपका 1, तो फिर आप 1 जीरो बढ़ाएंगे तभी ये छोटा होगा, तो फिर 1 जीरो और बढ़ाना है, तब 1 जीरो यहाँ पर भी बढ़ानी पड़ेगी। फिर 11 9 99, फिर वही क्रिया 1 बच गई, फिर 1 जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, फिर से 1 जीरो की आवश्यकता है, तो 1 जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, फिर 11 9 99, फिर 1 बच गया। यानी ये 0 9 0 9 0 9 0 9 की पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह कभी विभाजित नहीं होगा, जहाँ तक आप विभाजित करेंगे इसी तरह से इसकी पुनरावृत्ति होगी। तो इसलिए आप देख सकते हो 1/11 का जो दशमलव प्रसार है 0.090909 करके आपका आता जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह हमारा कैसा है, दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है। इसी तरह से आप 4 से 1/8, इसको सही बट्टे में देखो, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 1 33/8। आप इसको भाग लगा करके देखिएगा, यदि वह पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाती है तब तो वह शांत दशमलव होगी, अगर पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होती है अशांत दशमलव होगी। और वैसे भी आप देख सकते हो कि इसके हर में 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2/3 है, तो 2 पर n के रूप का ये है ना, 2/3 के, तो यह हमारा शांत दशमलव ही होगा, पूर्ण रूप से यह हो जाएगी डिवाइड। तो शेष क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप उसे करिएगा। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न अपना क्या है। तो विद्यार्थियों देख सकते हैं जो दूसरा वाला प्रश्न है अपना, दूसरा क्वेश्चन प्रश्न 1.3 क्या कह रहा है कि यदि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर इतना होता है, 1/7 बराबर इतना होता है, कहने का मतलब ये है कि 1 में आप 7 से भाग लगाओगे तो वह 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 7 1 4 2 8 5 7 के ऊपर रिपीट करेगा। आप भाग लगा कर देखिएगा 1 में 7 का, तो निश्चित तौर से 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 रिपीट करेगा। तो वो कह रहा है कि बिना लंबी भाग क्रिया किए, बिना आपको लंबी भाग क्रिया नहीं करनी है, उस बिना लंबी भाग क्रिया किए आपको 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 के मान निकालने हैं। तो इसमें कुछ बहुत कठिनाई नहीं है। आप 2/7 है, इसको आप 2 गुणे 1/7 भी तो लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो। तो जब आप 2/2 गुणे 1/7 लिख सकते हो, तो निश्चित तौर से आप यहाँ 1/7 का मान यहाँ दिया है, तो यहाँ उतार लीजिए 0.142857। और अब आप 2 का इसमें गुणा करा दीजिए, 2 7 14 को 4, 2 5 10 1 11, 2 8 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5, 2 चौके 8, 2 1 9 2, ये हो गया आपका इतना। इसी तरह से 3/7 है तो 3 गुण को 3 गुणे 1/7 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ 3 हो जाएगा और 1/7 का जो मान है ये है, तो इसको उतार लेंगे 0.142857। और यहाँ आप क्या करेंगे, 3 से गुणा करा देंगे इसमें और लिख लेंगे 3 7 21 को 1 हाथ में आया 2, 3 5 15 2 17, 3 8 24 1 25, 3 दूनी 6 2 8, 3 चौके 12 को 2, 3 1 3 और 1 4, और यहाँ लग गया दशमलव और इस पर लगा दिए बार। तो इस तरह से आपने देखा कि 2/7 3/7 के मान कैसे निकाले जा रहे हैं। इसी तरह से आप 4/7 5/7 और 6/7 के मान भी निकाल लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक होंगे, Q नॉट इक्वल 0 होगा, नहीं हर कभी 0 नहीं होगा। तो विद्यार्थियों आपको याद दिला दूं कि मैं जो है एक इसके पिछले वीडियो में मैंने ये वीडियो अपलोड किया है कि उसमें मैंने बताया कि परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण और साथ में उसे पुनः P/Q के रूप में लिखना, तो वो उसी से संबंधित क्वेश्चंस है। आप वहाँ अगर जा कर के एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए और आसानी होगी, क्योंकि
जो बच्चे नए होंगे उनको यहाँ से हो सकता है थोड़ी कम समझ में आए, लेकिन वो वीडियो देखने के बाद उन्हें पूरी की पूरी वीडियो समझ में आ जाएगी। फिर भी मैं इसे करके आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि 0.6 पे आपका बार नहीं है, 0.6 पे बार है बार है, इस पे बार है, 0.6 पे बार है। तो आप देख सकते हैं 0.6 पे बार है, तो इस ये हमारा अशांत दशमलव है। ये क्या है? अशांत दशमलव हैं। तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि मान लिया कि जो x है वो x बराबर है 0.662 दो बार लिख लेंगे और डॉट डॉट करके समीकरण 1 कर लेंगे। क्योंकि हमने आपको बताया था कि कोई अगर रिपीट हो रहा है, कोई ऐसे अगर रिपीट हो रहा है तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और या तो जितने अंक रिपीट होते हैं उतने अंक पर हम क्या बार लगा देते हैं। ये दोनों तरीके हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये 6 ऐसे आया होगा, तो मैंने क्या किया, इसको फिर से उसी रूप में लिख दिया। अब हमें देखना है कि कितने अंक पर बार है। तो देख रहे हैं कि हमारे 1 अंक पर बार है, तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, हम 10 से गुणा कर देंगे। 2 अंक पर बार होता तो 100 से, 3 पर होता था 1000 से, तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो आप यहाँ 10 से गुणा करोगे हो जाएगा 10x, इधर 10 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 6.6, और फिर एक बार 6 लिख करके मैं समीकरण 2 कर लूँगा। अब क्या करूँगा, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से 1 को क्या करने पर, घटाने पर, तो समीकरण 2 से 1 को घटाऊंगा तो 10x में से ये 1x घट जाएगा तो बचेगा 9x, और यहाँ पर 6.66 में से 0.66 कटेगा तो ये दोनों दशमलव के इधर कट जाएंगे, बचेगा 6। तो ये हो जाएगा आपका 9x बराबर 6 हो गया। तो ये हो जाएगा x बराबर आपका 6/9, चूँकि यहाँ ये गुणा कर इधर भाग करेगा तो 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, यानी x बराबर हो गया वो 2/3। तो वह परिमेय संख्या कितनी हो गई, 2/3 हो गई, जिसका दशमलव रिपड़ 0.66666 है। आप नहीं मानते हैं तो इसको भाग 3 से 2 में भाग लगाकर देख लीजिएगा, 6 की ही पुनरावृत्ति बार बार होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.4 और 7 पे केवल बार है, 1 अंक पर बार है और 1 अंक पर बार नहीं है। तो हम करेंगे क्या, इसको सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें ये जिस अंक पर बार नहीं है उस अंक को हम दशमलव के इस तरफ लाएंगे। तो इस तरफ लाने के लिए हमें क्या है, हम पहले मान लेंगे कि x बराबर आपका 0.47 पे है, यह है पहले ही मान लेंगे। कि यहाँ समीकरण 1 नहीं मानेंगे, क्योंकि 1 अंक पर बार है, कुछ अंक पर बार नहीं है। देख सकते हैं जब एक कुछ अंक पर बार हो, कुछ अंक पर बार नहीं हो, तो जिस अंक पर बार ना हो उसको हमें सबसे पहले दशमलव के इधर लाना है, तब जाकर के समीकरण 1 मानना है। तो क्या है, 1 अंक पर बार नहीं है तो 10 से दोनों पक्षों में गुणा करा देंगे। अगर हम दोनों पक्षों में कितने से करा दें, 10 से गुणा, अगर 10 से गुणा करा दें तो आप देखोगे यहाँ हो जाएगा 10x, और ये इधर हो जाएगा 4.7 पे बार। तो ये बार जैसे ही हटाओगे तो यहाँ चाहो तो 1 से अधिक बार 7 लिख सकते हो, ये हो गया समीकरण 1। अब देखना है कि आपके 1 अंक पर बार है, अब देखना है कि 1 अंक पर बार है तो फिर दोनों पक्षों में फिर से 10 से गुणा कराएंगे। इधर हो जाएगा आपका 100x, 10 और इधर हो जाएगा आपका 47.7, एक बार और 7 लेकर के हम समीकरण 2 मान सकते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से 2 को 1 से घटाने पर, जब 2 से 1 आप घटाएंगे तो 100x में से 10x जाएगा तो बचेगा आपका 90x, और इधर हो जाएगा आप देख लो घटा करके, अगर नहीं तो आपका 47.77 में से घटा दो 4.77, तो आप देखोगे 0 0, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 3, यहाँ 43 यानी 43। तो x बराबर हो जाएगा 43/90। तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को आप स्वयं कर सकते हैं और करके देखिएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि हमारा एक प्रश्न और 1.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो विद्यार्थियों जो अपना चौथा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 0.9999 को p/q में बदलिए और जो उत्तर आएगा आप उसे देखकर आश्चर्य की तरह जाएंगे। तो फिर आप बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके लिए मैं 1 सेकंड का आपसे समय लूँगा। जैसे मान लो अगर कहीं 4.56 लिखा हुआ है, तो अगर ये वाला दशमलव के बाद वाला अंक, ये देखो दशमलव के बाद अंक है, अगर ये लास्ट वाला अंक अगर 5 या 5 से ऊपर है तो हम इसे 4.6 का रूप में निकटतम में लिख सकते हैं, निकटतम में लिख सकते हैं। ऐसे ही 3.69 है तो आप इसे 3.7 भी निकटतम में लिख सकते हो, किसमें, निकटतम मान में। ऐसे ही आपका 0 मान लो 8 है,
7 है तो आप इसे निकटतम में 0.8 की जगह 9 लिख सकते हो। तो वही क्रिया इसके साथ अभी होगी। आप देखिएगा, ये अगर इसका निकटतम लें तो इसका अगर निकटतम लें इधर तो हम देखेंगे कि हम इसे 1 के बराबर भी लिख सकते हैं। तो निश्चित रूप से जो हमारा उत्तर आने वाला है वह 1 ही आने वाला है। तो आइए देखते हैं इसे P/Q में कैसे बदलेंगे। तो आप देखिए, ये बार बार है, इसका मतलब हम इसे 0.9 पे एक ही अंक की हो तो डॉट वैसे कर बार लगा सकते हैं। तो अब हम मानेंगे x बराबर 0.99 और ये हो गया समीकरण 1। अब एक अंक पर बार है तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करा देंगे, हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 9.9, एक और 9 बढ़ा लेंगे डॉट डॉट करके समीकरण 2। अब 2 में से क्या करेंगे, समीकरण 1 को घटा देंगे, 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 10x में से x जाएगा तो बचेगा 9x और यहाँ ये दोनों कैंसल तो बच गया 9। तो आप देखेंगे कि 9x बराबर 9 के, तो x बराबर 9/9 के, तो x बराबर कितना आ गया आपका 1। तो आप देखेंगे कि ये इसका निकटतम मान, यदि 9 का निकटतम मान लगे तो वह लगा 1 के करीब होता है, इसलिए यह इसका उत्तर 1 आ गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो विद्यार्थियों जो 5वां क्वेश्चन है वो है कि ये कह रहा है कि 1/17 का दशमलव प्रसार, क्या दशमलव प्रसार करिए और देखिए कि ये इसके अंक कब फिर से पुनरावृत्त होते हैं। तो ये आप आसानी से कर सकते हो। पहले क्वेश्चन में हमने बताया आप 1 में 17 से तब तक भाग लगाते रहिएगा जब तक इसके अंक जो दशमलव के बाद अंक आने वाले हैं वो अंक फिर से दोबारा रिपीट होने ना लगे। तो आप वहाँ पर बता दीजिएगा कि इतने अंक के बाद 1/17 के जो दशमलव है वो रिपीट हो रहे हैं। तो इसको इसमें बहुत आसान क्वेश्चन आप इसे कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन ये कहता है कि आप P/Q के रूप में एक उदाहरण लीजिए और ये बताइए कि Q के किस गुण के कारण वह दशमलव प्रसार शांत होगा। तो मैंने बता दिया है कि P/Q का अनेक उदाहरण लेंगे। यदि Q आपका Q 2 पर n या 5 पर n या आपका 2 पर n इंटू 5 पे n के रूप का रहेगा तो वो सभी के सभी दशमलव प्रसार शांत होंगे, बाकी सब के सब अशांत दशमलव प्रसार ही मिलेंगे। जैसे अगर मान लो आप 3/8 ले लिया, आपने 3/8 ले लिया तो आप देख सकते हैं कि इसके हर में क्या है, 2 × 2 × 2 यानी 2 पर पावर 3 यानी 2 पर पावर n है, इसलिए ये क्या है, यह शांत दशमलव ही निरूपित होगा। ऐसे ही आप 7/10 ले लीजिए तो आप देखेंगे इसके हर में 2 × 5 है यानी 2 पर 1 और 5 पर 2 पर n यानी 5 पे n के रूप के, 2 पर n यानी 5 पे n के रूप के हैं, तो इसके भी दशमलव प्रसार क्या होंगे, शांत होंगे। तो यानी वे सभी संख्याएं जिनके हर 2 पर n के रूप में हो, गुणज के रूप में हो, या 5 पे n के गुणज के रूप में, n का मतलब पावर यानी 5 भी हो सकता है या 5 पर 2 घात 3 घात 4 घात कुछ भी, 5 4 बार रहेगा तो 4 घात बनेगी, 3 बार रहेगा 3 घात बनेगी, ऐसे 2 भी। और इसमें भी उसी तरह से, तो अगर इसी रूप में रहेंगे या तो केवल ये हो या तो दोनों मिला के हों तभी वह दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं तो क्या होगा, वो सभी दशमलव प्रसार अशांत होते हैं। तो ये हमारा इस तरह से 6वें क्वेश्चन का भी हम लोग उत्तर ढूंढ लिए। और 5वां क्वेश्चन आपको स्वयं करना है कि 1 में 17 से भाग लगाएगा तब तक जब तक कि इसके अंक फिर से दोबारा रिपीट न करने लगे, फिर से दोबारा दोहराने न लगे। हिम्मत नहीं हारिएगा, साथ ही 8 अंक के बाद 9 अंक के बाद भी ये मिल सकता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है। तो विद्यार्थियों जो अगला क्वेश्चन प्रश्न 1.3 का है वो 7वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावर्सानी अनावर्ती हो। तो अनावर्सानी अनावर्ती दशमलव प्रसार होते क्या है वो जरा देख लीजिए। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, मान लीजिए हमने 3 ही ले लिया तो यहाँ 3 के पहले मैंने 0 लगा दिया, फिर जब मैं आगे बढ़ूंगा फिर एक 0 बढ़ा दूंगा, फिर उसके आगे एक 0 बढ़ा दूंगा, फिर उसके आगे एक 0 बढ़ा दूंगा, यानी इस तरह से ये 0 का क्रम चलता रहेगा। तो ये अनावर्सानी अनावर्ती दशमलव प्रसार हैं। और दूसरा कोई भी अंक ले लीजिए, मान लीजिए 4 ले लीजिए तो 0 4 0 0 4, फिर वैसे ही 0 0 4, फिर ऐसे ही 0 0 4, ऐसे 0 0 करके अनंत तक चलता रहेगा। ऐसे मान लीजिए 5 ले लीजिए, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं आपकी इच्छा। तो यहाँ मैंने 5 ले लिया, फिर 0 0 बना, फिर 5 0 0 0, फिर 5 0 0 0, फिर 5, फिर 0 0, ऐसे लास्ट तक चलता रहेगा। तो 3 जो है हमारा अनावर्सानी अनावर्ती दशमलव प्रसार लिखना था, तो हमने ऐसी 3 संख्या लिख दी जिनके दशमलव प्रसार अनावर्सानी और अनावर्ती हैं। तो इस तरह से हमारा 7वां क्वेश्चन भी लग गया। अब देखते हैं कि हमारा 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 8वां क्वेश्चन है कि हमें 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या लिखनी है। 3 अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो अपरिमेय संख्या निकालना बेहद आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो परिमेय संख्या दी हुई उनका दशमलव ऊपर करेंगे, यानी 2 अंक तक कम से कम। यानी यदि हम
5 में 7 से भाग लगाएं कम से कम 2 स्थान तक, तो यहाँ दशमलव लगा करके हम आपका 0 बढ़ा सकते हैं। 7 7 49, आप देख सकते हैं बच गया 1, 0 बढ़ा सकते हैं 7 1 9 7, यानी 2 स्थान तक। यानी इसका मतलब ये है, इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ 0.71 और। अब 9 में भी आप क्या करिए, 11 से भाग लगा लीजिए, 11 बटे 88 बच गया यहाँ 2, तो 11 1 9 11, इसका मतलब यहाँ 0.81 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के 2 स्थान तक ही हम निकालेंगे। अब हम इनके बीच में 3 अपरिमेय संख्या लिखेंगे, तो अब देखिए 7 1 के बाद 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 8 7 9 7, तो 8 0 8 1 8, तो इस तरह से 8 81 तक 0.81 तक आया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, 3 अपरिमेय संख्या लिखनी है। ये सब अभी परिमेय संख्या, ये दोनों ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हमें अपरिमेय लिखनी है, तो अपरिमेय संख्या आप जानते हैं उनका दशमलव प्रसार अनासानी अनावर्ती के रूप में होता है। तो हम 0 करेंगे 0.710 7100 7 1 फिर 0 बढ़ा देंगे, 7 1 फिर 0 बढ़ा देंगे, फिर 7 1 0 0, इस तरह से अनंत तक लिख सकते हैं। तो यहाँ 1 तो शुरू था, अब यहाँ मैं 2 कर दूँ, क्या कर दूँ, यहाँ 2 कर दूँ, तो ये हो गया आपका। चलो 1 से ही लिख सकते हो, कोई बात नहीं, 1 से भी लिख सकते हैं, यहीं से लेकर लिख सकते हैं, 1 से भी लिख सकते हैं, 1 से भी लिख सकते हैं। 0.720 7200 7200 720000 720000 ऐसे जा सकता है अनंत तक। अब 0.73 भी लिख सकते हो, 730 7300 73000 73000 73, इस तरह से आप अनंत तक लिख सकते हो। तो तीन जो है अपरिमेय संख्या होगी। 3 क्या, आप यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में ढेर सारी अपरिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अपरिमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं, इसको हमने समझ लिया। आइए देखते हैं प्रश्नावली 1.3 का लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो विद्यार्थियों, जो अपना लास्ट क्वेश्चन प्रश्नावली 1.3 का है वो यह है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या छाटिए। यानी निम्नलिखित दिए गए उपरोक्त संख्याओं में से आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छाटनी है। यदि आप हमारा पहला वीडियो देखे होंगे, पहला वीडियो, तो उसमें से अगर देखे होंगे तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि इसमें आसानी से बता पाओगे कि कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो निश्चित तौर से इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझने के लिए मेरा पहला वीडियो जरूर देखिए। सबसे पहले आप हमारे चैनल पर जाएँ और वहाँ पर दिए गए लोगों पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट खुल के आएगी जिसमें लिखा होगा, ऊपर एक ऑप्शन खुल के आएगा जिसके ऊपर लिखा होगा प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट को जैसे ही टच करेंगे तो वहाँ पर ढेर सारी आपके प्लेलिस्ट दिखाई देंगी जिसमें लिखा होगा मैथ क्लास 9, उसको टच करेंगे तो उसमें सारे जो मैथ्स के वीडियो हैं वो दिखाई देंगे, जिसमें पहला वीडियो जो है आपका है नंबर सिस्टम का, वो देखिएगा। तो ये इसमें से परिमेय अपरिमेय संख्याओं को छाटना आपको थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं देगी, आप आसानी से इसे कर पाएंगे। तो ये लाइए फिर भी बता देता हूँ। देखिए, इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, इसलिए ये हमारी अभाज्य संख्या है, ये हमारी अपरिमेय संख्या। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। इसका वर्गमूल निकल जाएगा 15, ये 15 आ सकता है, तो ये हमारी परिमेय संख्या है। ये हमारा दशमलव निरूपण है, तो जितने भी दशमलव निरूपण होते हैं शांत, को यहाँ पर कोई डॉट नहीं लिखा ना तो कोई बार लिखा, तो हमारा शांत दशमलव निरूपण है जो कि एक परिमेय संख्या होता है। ये भी हमारा परिमेय है। यहाँ देखिए, यह भी हमारा जो परिमेय संख्या है। और यहाँ देखेंगे तो ये अनावसानी अनावर्ती के रूप में जो लिखी हुई दशमलव प्रसार होते हैं वो हमारी होती हैं अपरिमेय संख्याएं। तो ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हमने प्रश्नावली 1.2 1.3 को सॉल्व कर लिया। चैप्टर्स बहुत लंबे हैं, वीडियो लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जो शेष 2 चैप्टर्स बच रहे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं दोनों चैप्टर का सलूशन आपको दे दूंगा, ताकि आप उसे देख करके अपनी किताब में लगा सकें और ज्ञान अर्जन कर सकें। तो इसी के साथ मैं जो है आज का यह सेशन ख़त्म करता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट दिन। तो फिर तब तक के लिए आपको से मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।